तो दोस्तों हमारे चैनल पर पीईटी की आपकी फुल तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर देखो आपका जो हिस्ट्री में अर्थात इतिहास में जो सिलेबस है ये आपके सामने है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दो आपके हमने यहाँ पर 5 लेक्चर में खत्म कर दिया है। और आज का लेक्चर जो आपका है वो आपका है बौद्ध धर्म से संबंधित है। मतलब हम लोग जो चलेंगे वो सिलेबस के अनुसार ही चलेंगे ताकि सिलेबस के अनुसार पढ़ें और अच्छे मार्क्स यहाँ पर लेकर भी आए। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, सभी को राधे राधे। आवाज आ रही है? एक बार क्लियर कर दीजिए सभी लोग। आ रही है आवाज? आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर जरूर करते रहिए सभी लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज जो आपका टॉपिक होगा वो आपके बौद्ध धर्म से जुड़ा होगा। यहाँ पर आपके भूगोल का भी क्वेश्चन है। चलिए बौद्ध धर्म से यहाँ पर हमने कल भी बताया था कि बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित कुछ आपके प्रतीक होते जो आपके पूछे भी आ सकते हैं। यहाँ पर देखो घटना दिया है जन्म में उनका प्रतीक माना जाता है कमल और आपके षण को। ग्रह त्याग की जो आपको प्रतीक माना जाता है घोड़ा को कहा जाता है। ज्ञान का जो आपका प्रतीक है वो आपका पीपल का पेड़ अर्थात बोधिवृक्ष है। और निर्वाण जो आपका वो पद आपके चिन्ह है। ठीक है, चलिए तो अब इससे संबंधित हम लोग यहाँ पर टेस्ट लगा देते हैं। चलिए बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? चलिए जय हिंद, सभी को राधे राधे और खुश रहिए भाई, खुश रहिए। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपका दिया है गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था। चलिए जवाब आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका बनेगा। यहाँ पर आपका कौन सा? भाई जल्दी से जवाब दीजिए, आप लोग तो छोटा सा जवाब नहीं दे पा रहे हो। चलिए जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका ए बनेगा। 563 ईस्वी पूर्व, ठीक है, इनका जन्म हुआ था कहां पर? तो आपकी कपिलवस्तु। कहां पर हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, माता का नाम माया देवी था। ठीक है, जो कि आपके कह सकते हैं कोली वंश की कह सकते हैं कन्या थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? चलिए बहुत प्रश्न पूछा जाता है और उम्मीद है कि इस बार भी प्रश्न यहां से बनेगा। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण मतलब होता है जब इन्होंने अपना कह सकते हैं कि इन्होंने घर त्याग दिया था। मतलब ग्रह त्याग की जो घटना है ये थी महाविनिष्क्रमण। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ग्रह त्याग हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? चलिए जवाब देते चलिए। गौतम बुद्ध की जो आपकी मां थी वो किस वंश से संबंधित थी? 3 का जवाब दीजिएगा। चलिए सही जवाब कौन सा बनेगा 3 नंबर में? तो ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर आपका डी, कोली वंश से। अभी हमने बताया था कि कोली वंश से संबंधित थी इनकी माता। ऑप्शन आपका यहां पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा बुद्ध का जन्म हुआ था ये कहां से हुआ था? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। बुद्ध का जन्म कहां से हुआ था? वैशाली से, लुम्बिनी से, कपिलवस्तु से या पाटलिपुत्र से? आपका जवाब यहां पर लॉक कर रहे हैं। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन बी लुम्बिनी हो जाएगा, लुम्बिनी। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो यहां पर याद रखिएगा, कह रहा है किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो याद रखिएगा ये है ऑप्शन आपका ए, मौर्य। ठीक है, किससे संबंधित आपके है? तो आपकी मौर्य वंश से है। 6 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा ए नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? देखो यहाँ पर अशोक का एक अभिलेख है जिसमें से पुष्टि की गई है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो आपके लुम्बिनी में हुआ है। ये जो आपका अभिलेख है कौन सा अभिलेख है? 7 नंबर में। जवाब देते चलिए अगर आपको आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आसानी सुनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए रुम्मिन देही स्तंभ अभिलेख कौन सा है आपका? रुम्मिन देही स्तंभ अभिलेख है। ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर आपका कौन सा? डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है ये कहां पर हुआ था? सही जवाब कौन सा बनेगा? 9 का ऑप्शन। देखो महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है? इनके देह त्याग मतलब इनके मृत्यु का जो आपका है कहां पर हुई थी? तो ऑप्शन आपका बनेगा सी, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है, कुशीनगर में। ठीक है, याद रखिए कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर में। ठीक है, और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो कौन सा था?
मतलब महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था ये कहां पर हुआ था? यहां पर बताइए किस राज्य में हुआ था? अंग में, मगध में, मल्ल में या आपके वत्स में? थोड़ा सा समझ कर जवाब दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है गलती करने के आपके चांस हो। बहुत अच्छे प्रयास यहां पर सी आया, बिल्कुल सही जवाब है। हमने तो सोचा आप लोग गलती करोगे, लेकिन बिल्कुल सही कर दिया है। यहां पर मल्ल देश, ठीक है, कौन सा आपका है? तो मल्ल, ऑप्शन राइट आपका बनेगा, यहां पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर जो है ये कहां पर अवस्थित है? महापरिनिर्वाण जो मंदिर है वो किस राज्य में है? यहां पर बताइएगा। यहां पर सही जवाब जो कि काफी लोगों के आ चुके हैं, 13 का जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बनेगा आपके कहां पर भाई? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण है ना, इन्होंने अपना देह त्याग जो किया था वो कहां पर? तो आपके उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में किया था। यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति है जो कि याद रखिए कि 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। ठीक है ना। और बुद्ध में देखा जाए कि बुद्ध के विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है आपके महापरिनिर्वाण मंदिर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? यहां पर कुछ आपके राज्य मतलब कह सकते हैं उस वंश के जो आपके अलग अलग जनपद दिए हैं, महाजनपद दिए हैं, कौन से महाजनपद से संबंधित थे आपके यहां पर महात्मा बुद्ध? ऑप्शन आपको बताना है। तो देखो यहां पर याद रखिएगा महाजनपदों में जो कोसल, ठीक है, कोसल महाजनपद था, कोसल महाजनपद, और एक आपका था कौन? मगध। ठीक है, एक था आपका मगध। मतलब कोसल और मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से संबंधित है। ठीक है ना, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध में, ठीक है, मगध एवं कौशल दोनों में ही कह सकते हैं भ्रमण किया था। इस कारण से आपके पास ऑप्शन होंगे 3 और 4, जो कि आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? मतलब गौतम बुद्ध ने जो अंतिम दीक्षित दिया था, मतलब ज्ञान दिया था, वो किसे दिया था? यह भी प्रश्न आपका पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति जो आपका था वो था ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा? डी, सुभद्र था। ठीक है, कौन था भाई? सुभद्र था। अपने अंतिम समय में गौतम बुद्ध ने शिष्य चुंद के यहाँ कह सकते हैं पाव पहुंचे थे, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, और अंतिम उद्देश्य इन्हीं को दिया था। नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? 16 का जवाब देना है। क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया गया है, क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया गया है, लेकिन आपका जवाब यही होगा कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो आपकी सुभद्र को दिया था, जो कि राइट आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? बुद्ध ने अपने अंतिम जीवन की जो वर्षा बिताई थी वो कहां पर बिताया था? बड़ा प्यारा प्रश्न है, जवाब भी आपका प्यारा सा आना चाहिए। यहां पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चलिए, तो 17 का जवाब आने शुरू हो गए हैं। यहां पर किसी का सी आ रहा है, किसी का बी भी आ रहा है, मतलब आप लोगों को कंफर्म नहीं है। हमने आपको बताया था कि ये अंतिम वर्ष पूछा है, ये अंतिम दिन नहीं पूछा है, अंतिम वर्ष इन्होंने वर्षा ऋतु अपने वैशाली में, जहां पर सबसे ज्यादा ये रहे थे, सबसे ज्यादा अपने जीवन में सबसे ज्यादा ये यहीं पर रहे थे, वैशाली में। और अंतिम वर्षा ऋतु कहां पर? वैशाली में बिताया था। अगर ये क्वेश्चन पूछा अंतिम दिन तो भैया अंतिम समय इन्होंने ये किया था, लेकिन अंतिम वर्षा ऋतु पूछा ना तो ऑप्शन आपका भी हो जाएगा वैशाली में। गलती मत करिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? मतलब कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो है वो निर्वाण की अवधारणा का जो सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है वो कौन करता है? सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करने वाला कौन सा पॉइंट यहां पर आपका हो जाएगा? तो आपका दिया गया है अग्नि का समन, तृष्णा रूपी अग्नि का समन, इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर ये नंबर। ये बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप को वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी की विषादकारी मन स्थितियों के परे होते हैं। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? देखिए ये टॉपिक से घबराना मत, क्योंकि आपकी एग्जाम में ये टॉपिक दिया गया है बुद्ध में, और बुद्ध से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, कठिन से कठिन और सरल से सरल बन सकता है, इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसी कारण हम आपको दोनों प्रकार के प्रश्न आपको दे रहे हैं। ठीक है, चलिए
शोभा सिंह को ये दिख ही नहीं रहा है, सबको तो दिख रहा है, शोभा सिंह को दिख नहीं रहा, क्या बताएं। चलिए अलार कलाम कौन थे, तो 19 का ऑप्शन आपका बनेगा। यहां पर बुद्ध के एक क्या थे भाई, गुरु थे या शिष्य थे, बुद्ध के गुरु थे या शिष्य थे। चलिए सभी का जवाब डी आया है, किसी का जवाब यहां पर कह सकते हैं आया है। चलिए तो यहां पर याद रखिए बुद्ध के गुरु थे, कौन थे, तो याद रखिए महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण मतलब होता है कि जब गौतम बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया था, घर त्याग दिया था, ज्ञान की खोज में निकले थे, तो महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे थे और उनसे दीक्षा लिया था। ठीक है, उनके आश्रम में गए थे और उन्होंने तपस्या की थी, किंतु उनसे संतुष्ट नहीं हुए थे, बाद में वहां से ये चले गए थे। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था। चलिए जयराम रिंकू जी जय हिंद। तो देखिए आपका बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया कहां पर दिया, 21 का जवाब दीजिए। पहला उपदेश कहां पर दिया था, यहां पर आपका 21 का जवाब बनेगा बी, आपके सारनाथ में। ठीक है, कहां पर दिया था, सारनाथ। वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि सारनाथ जो आपका है वो वर्तमान में वाराणसी के निकट आपका अवस्थित है। ठीक है, यहां पर 5 याद रखिए 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था और इसी उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा पूरा पॉइंट। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए वो कहां पर दिए थे। 26 का जवाब सही क्या होगा, आपको जवाब बिल्कुल 1 सेकंड में देना है, बिल्कुल यह इजी टॉपिक है, सबसे ज्यादा आपने पढ़ा भी होगा। तो बुद्ध ने सर्वाधिक यहां पर उपदेश जो दिए थे कहां पर, तो आपकी श्रावस्ती में, याद रखिएगा कहां पर, तो आपका जवाब श्रावस्ती, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, श्रावस्ती में। याद रखिएगा यहां पर बुद्ध ने सबसे अधिक शिष्य जो आपके थे कौशल राज्य में हुआ करते थे और कौशल की राजधानी श्रावस्ती में ही इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। जो गौतम बुद्ध थे वो कौशाम्बी जब पहुंचे थे, कौशाम्बी में उस समय जो राज्यकाल चल रहा था वो किसका चल रहा था, बुद्ध के कौशाम्बी किसके काल में आए थे। याद रखिएगा उस समय आपके कौशाम्बी में उदयन, ठीक है, कौन थे, तो आपके महात्मा बुद्ध कह सकते हैं उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे और यहां ने देखा जाए तो उन्होंने नवा विश्राम किया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जब ये कौशाम्बी में पहुंचे थे तो उदयन यहाँ के शासक थे और नवा अपनी लाइफ का इन्होंने नवा जो कह सकते हैं कि विश्राम जो किया था, नवा विश्राम इन्होंने यहीं पर किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी। तो हमने आपको कल भी बताया था कि 4 बौद्ध संगीतियां आपकी हुई थी, ठीक है ना, और इसके बाद हर्षवर्धन ने बाद में करवाया था। तो यहां पर याद रखिए प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो हुई थी वो किसके समय, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए, महाकश्यप के द्वारा की गई थी, महाकश्यप के द्वारा की गई थी, ऑप्शन आपका यहां पर ए सही हो जाएगा। कहां पर की गई थी, कहां पर की गई थी, तो हमने बताया था राजगृह। ठीक है, राजगृह की एक गुफा है सप्तपर्णी गुफा। ठीक है, कौन सी गुफा, सप्तपर्णी गुफा में इन्होंने यहां पर कराया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है, सप्तपर्णी गुफा है, ये गुफा जो स्थित है ये कहां पर है, सप्तपर्णी जो गुफा है कहां पर है। चलिए तो यहां पर 30 का ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, यहां पर अभी हमने बताया कि सप्तपर्णी गुफा कहां पर है, तो राजगृह में है, तो आपका जवाब बनेगा ऑप्शन राइट आपका यहां पर सी हो जाएगा, राजगृह में हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, पहली बौद्ध संगीति जो की हुई थी वो कहां पर हुई थी। 31 का जवाब देना है, बिल्कुल इजी है क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि भगवान बुद्ध ने यहाँ पर पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो राजगृह, जिसे राजगीर के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, अच्छा क्वेश्चन तो वही आपका रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अगले प्रश्न आते हैं, कह रहा है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। महायान की शाखा, देखो आपके बौद्ध मतलब बुद्ध में देखो एक हीनयान थे, एक महायान थे, तो महायान शाखा देखा जाए तो किसके समय आपके यहाँ पर उजागर हुए थे, तो ये आपके प्रकट हुए थे कनिष्क के समय। क्यों, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा कि कनिष्क किस प्रकार से किस शाखा संबंधित था, तो कनिष्क जो था वो महायान शाखा से जुड़ा हुआ था। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर।
अगला प्रश्न आपका आते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। देखिए कनिष्क के समय में जो आपकी बौद्ध संगीति हुई थी वो आपकी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सी? चौथी बौद्ध संगीति। और ये जो आपकी आयोजित की गई थी कहां पर? तो आपके कश्मीर के जो कुंडलवन है, कश्मीर के कुंडलवन। ऑप्शन राइट आपका यहां पर सी सही हो जाएगा। आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये टॉपिक आप लोगों का लगता है कंप्लीट है ना। चलिए, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किया गया? तो देखो कहां पर किया गया? कश्मीर में, कुंडलवन आपका वही होगा। और आपकी कौन सा? चौथी है, तो आपका जवाब सी हो जाएगा, कनिष्क के समय में हो जाएगा। ये 2 प्रकार से 3 प्रकार से क्वेश्चन बनता है और कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस प्रश्न को अगर आप सही करते हैं तो ये समझिए कि चारों बौद्ध संगीति आपको आती हैं। कह रहा है बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम आपका जो है वो आपका कौन सा है? कौन सी बौद्ध संगीति कब हुई थी? यहां पर आपका क्रम आपको आता है तो आप जवाब बिल्कुल सही दे सकते हैं। तो देखो यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर राजगृह में, है ना, सबसे पहले राजगृह में हुई थी राजगृह में। इसके बाद वैशाली में हुई थी, फिर आपके पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी हुई थी कहां पर? आपके कश्मीर के कुंडलवन में। तो यहां पर आपका हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे, हाँ देखिए आपकी हिस्ट्री की क्वेश्चन हमने 25 लिया था जो कि सिलेबस के अनुसार। अब सिलेबस के अनुसार आपको भूगोल पढ़ना है। भूगोल में हमने यहाँ पर कह सकते हैं 4 लेक्चर लिया था, जिसमें से भारत के बारे में बता दिया था, ठीक है ना, उसके भूगोल के बारे में बता दिया था। विश्व का भूगोल नहीं बताया है, उसको हम यहाँ पर कवर करा देंगे। आज हमको पढ़ना है यहाँ पर नदियां और नदी घाटी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं ज्योग्राफी में। यहाँ पर आपसे कह रहा है गंगा नदी का उदाहरण है, आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर कह रहा है गंगा नदी उदाहरण है। सर जी थोड़ा साफ करिए भैया, साफ है उसमें क्या दिक्कत है। चलिए रिफ्रेश कर लीजिए, साफ दिखने लगेगा। कह रहे गंगा नदी का उद्गम, गंगा नदी का जो उद्गम है वो कहां से है? फटाफट जवाब दीजिएगा कि गंगा नदी का उदाहरण है वो किस प्रकार से है। यहां पर याद रखिएगा ये कैसी है। चलिए ए नंबर आ रहा है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ये पूर्ववर्ती है। कैसी है? गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, बांग्लादेश में गंगा नदी को जो पुकारा जाता है वो किस नाम से पुकारा जाता है? तो यहां पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश की बात किया है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियां कर देते हैं जब बांग्लादेश में आपके ब्रह्मपुत्र की बोला जाता है। तो यहां पर याद रखिए जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री करती है आपकी गंगा, तो इसे बोलते हैं वहां पर पद्मा। क्या बोलते हैं इसे? पद्मा बोलते हैं। लेकिन अगर बात करें कि बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र आती है तो ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, तब उसे जमुना कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? सुंदरवन डेल्टा के निर्माण करने वाली जो नदियां हैं वो आपकी कौन सी हैं? चलिए प्रयास करिए कि सही जवाब सभी के आए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपने पढ़ा भी होगा। कोई नया प्रश्न आपके लिए नहीं है, जो नया प्रश्न होगा उसको अच्छे तरीके से हम आपको समझा भी देंगे। तो 5 का ऑप्शन राइट आपका जवाब बने कौन सा? ए नंबर। गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं, जो कि वृक्षानुमा यहाँ पर डेल्टा बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। देखिए कथन दिया गया है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, पहला पॉइंट दिया है। दूसरा दिया है कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है, ये कारण दिया गया है। तो क्या ये दोनों कारण आपके सही हैं? क्या बताइए इसमें कौन सा कारण हो सकता है? इसमें कौन सा ऑप्शन को लॉक कर दें जो कि ये टेंस को पूरा कर जाए? चलिए 6 ने, तो देखिए यहां पर सी नंबर आ रहा है, कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। किसी का ए सही है। चलिए ये आप लोगों की सोच है, ये आप लोगों की सोच है कि गंगा बहुत प्रदूषित है और जो प्रदूषित होती है वो उतनी ही आपकी कह सकते हैं पवित्र भी होती है। ऐसा नहीं है, याद रखिए गंगा पवित्र है, पवित्र रहेगी चाहे इसमें कितना भी प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिए पहला पॉइंट है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी, ये तो सही है, लेकिन ये कारण इसका नहीं हो रहा है, ये इसे मैच नहीं कर रहा है। तो इसका जवाब क्या देंगे? आपका जवाब देंगे यहाँ पर सी नंबर कि ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, इसका जवाब सी देना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, चलिए कह रहा है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है?
गंगा की जलोढ़ मृदा, आपको पता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र ये जो आपका कह सकते हैं ये क्षेत्र है ये बड़ा उपजाऊ है, क्योंकि जलोढ़ मृदा होती है, जलोढ़ मृदा आपकी उपजाऊ होती है। तो गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितने मीटर तक है, लगभग कितने मीटर तक है, याद रखिए लगभग 6000 मीटर तक आपकी है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भी हमने आपको बताया था दो प्रकार की आपकी होती है। पहली आपकी मृदा होती है कौन सी, नवीन, है ना, नवीन वाली होती है, ठीक है ना, जिसे हम लोग खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं, जो कि बड़ी उपजाऊ होती है। दूसरी होती है बांगर, बांगर मतलब समझिए बंजर, जहां पर आपकी मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है। यहां पर देखो दिया गया है, जो कि आपने पढ़ा होगा कि कौन सी नदी किसके साथ मिलकर एक संगम का निर्माण करती है। पहला पॉइंट दिया है, कह रहा है देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। क्या यह बात सही है कि जो देवप्रयाग है वो अलकनंदा और भागीरथी के यहाँ पर संगम पर है? क्या यह सही है? तो हमें तो लग रहा है कि सही है, आप भी बताइए सही है। सही है तो देख लेते हैं दूसरा पॉइंट कि रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी की नदी पर है, ये भी आपका पॉइंट आपका सही लग रहा है। तीसरा देख लेते हैं, कह रहा है अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती है, अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती है, ये भी पॉइंट आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। फिर दिया गया है केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो भाई साहब ये पॉइंट आपका यहाँ पर कह सकते हैं क्या हो जाएगा, 4 नंबर आपका गलत हो जाएगा। ये 4 नंबर जो आपका है ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये गलत है, तो आपके 3 पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा आपके यहाँ पर पॉइंट आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। देखो बद्रीनाथ, यहाँ पर केदारनाथ नहीं है, केदारनाथ नहीं है, जो 4 पीठ आपकी स्थापित किया था शंकराचार्य ने, तो बद्रीनाथ जिसे कहा गया है, ना कि केदारनाथ, ठीक है, ये नहीं है आपका, बद्रीनाथ आपका मेन है, ठीक है। इस कारण से डी वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, यहां पर 10 का जवाब दीजिएगा। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से, तो इसकी मुख्य नदी है आपकी अलकनंदा, ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर आपका ए नंबर अलकनंदा। मतलब कि मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है और यह सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है और बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिल जाती है। तो इसका ऑप्शन आपका बने कौन सा, ए आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। जो पूर्वी धौली गंगा है ये किसकी सहायक नदी है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, ये किसकी है, तो याद रखिए काली नदी की, किसकी है, काली नदी की सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा, ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। अच्छा ये काली नदी जो आपकी है ये लिप लेख दर्रे के पास से काला पानी से निकलती है, ठीक है, काला पानी से निकलती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं। इस प्रश्न को गलत मत करिएगा। कह रहा है भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों जो मिलती हैं कहां पर मिलती हैं। जितने लोग भाई जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए, लाइक बढ़ाते रहिए। आप लोगों की फ्री तैयारी करा रहे हैं, फ्री तैयारी आपकी हो रही है। अभी आपको हर चैनल पर आपको यहाँ पर कह सकते हैं पैसे से बिकने लगेगा, आप लोग भी यहाँ पर लेने लगेंगे। आप भी कहोगे हाँ ये पढ़ा रहे हैं, तो आपको कहेगा हाँ चलो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और हमें नहीं लगता है कि आपको जरूरत होगी किसी प्रकार के सिलेबस किसी का खरीदने की, ठीक है ना। मेहनत से पढ़ते रहिए, दिक्कत नहीं है। भागीरथी अलकनंदा नदियां जो मिलती हैं कहां पर, तो 12 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा ए नंबर, यहाँ पर आपका देवप्रयाग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। देखिए कह रहा है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहने वाली या मध्य तक बहने वाली जो नदी है वो आपकी कौन सी है। तो यहां पर जवाब कौन सा बनेगा 15 नंबर में। 15 नंबर की अगर बात करते हैं, यहाँ पर 15 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा मंदाकिनी। कौन सी नदी है, मंदाकिनी होगी। इसका ऑप्शन आपको देना है डी नंबर, कि यहाँ पर केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य, ठीक है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी है वो आपकी मंदाकिनी नदी है, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। चलिए इसका जवाब दीजिए कि बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। 16 नंबर, किस नदी के तट पर स्थित है। चलिए जवाब गलती मत करिएगा, अलकनंदा आ रहा है। चलिए लॉक कर दें, लॉक कर देते हैं नंबर को, बिल्कुल सही जवाब है अलकनंदा ही बिल्कुल सही है कि बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर आपका स्थित है, ठीक है ना। चलिए
और केदारनाथ, अच्छा अगर पूछे केदारनाथ किस नदी के किनारे है, केदारनाथ जो आपका है केदारनाथ वो मंदाकिनी नदी किनारे है, ठीक है, केदारनाथ जो है वो मंदाकिनी नदी किनारे है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है भारत की सबसे सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है, वाह नदी पूछा गया है। वाह वाह वाली नदी नहीं है, ये है बहाव के हिसाब से, मतलब कह सकते हैं कि आपकी गंगा नदी जैसे यहां से निकलती है तो यहां पर आपकी यमुना नदी भी आती है, इधर से भी बहुत ऐसी नदियां आती हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा क्षेत्र को कवर करती है। प्रवाह के हिसाब से देखा जाए तो सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है, तो यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा, गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा गंगा नदी। हाँ अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि दक्षिण भारत की कौन सी नदी है प्रवाह के हिसाब से, तब आपको यहां पर गोदावरी लगा देना है, अगर दक्षिण भारत पूछा जाता है तो, ठीक है ना। यहां पर पूछा है तो गंगा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है कहां से निकलती है, यहां पर जवाब दीजिए भागीरथी। चलिए 19 नंबर में, तो देखो भागीरथी जो निकलती है ये गंगोत्री के पास लगभग देखा जाए तो 19 किलोमीटर दूर पर एक शिवलिंग शिखर है और उसी के नीचे है गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद के मुख से ही निकलती है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, आपकी गोमुख से हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। देखिए गंगा की सहायक नदी भी है, ठीक है, एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थान मैदान से है, पहाड़ों से नहीं है, मैदान से है, तो यहाँ पर 20 का जवाब कौन सा बनेगा, सोन, शारदा अथवा सरयू, गोमती या रामगंगा। चलिए तो यहां पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर 20 का जवाब, कुछ लोगों का डी आ रहा है, किसी का यहां पर रामगंगा तो होगा नहीं भैया, रामगंगा तो आपकी हिमालय पर्वत से आती है यार, रामगंगा तो ऊपर से आती है। तो यहां पर देखिए गोमती नदी आपकी जो है ये आपकी निकलती है कहां से, पीलीभीत में एक जगह है, एक झील है, वो आपकी है फुल्लर झील। कौन सी है आपकी, फुल्लर झील है, फुल्लर झील, ठीक है, फुल्लर झील से निकलती है और इसमें से आकर मिलती है, तो याद रखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। देखो यमुना की सहायक नदी नहीं है, यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है। चलिए तो यहाँ पर 22 में देखिए कौन सा जवाब हो जाएगा, तो देखो यमुना की सहायक नदी बेतवा भी है ना, बेतवा नदी भी है, ठीक है, जो हमीरपुर के पास मिलती है, चंबल नदी भी है जो कि आपकी इटावा के पास मिलती है, केन नदी भी है, लेकिन भाई रामगंगा जो आपकी है किसकी नदी है, तो आपकी गंगा नदी से है, ठीक है, गंगा नदी से है, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा रामगंगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है, उद्गम स्थान पूछा गया है आपकी यमुना नदी का। चलिए यमुना नदी तो यहां पर याद रखिए आपका जवाब बनेगा कौन सा, ऑप्शन बी बंदरपूछ। बंदरपूछ कहां पड़ता है, तो यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद में, यमुनोत्री हिमनद के पास बंदरपूछ चोटी के पास उद्भूत होती है, जो कि आपकी है कौन, यमुना नदी, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, यमुना नदी से नहीं मिलती है, यहां पर जवाब देना है। देखो हम यहां पर बहुत हाई लेवल नहीं बता रहे हैं, जो आपके लेवल में पूछा जा रहा है वही पढ़ा रहे हैं, बल्कि ये क्वेश्चन जो हमने लिए हैं वो ऐसी जगह से लिए हैं जहां से आपके हाई लेवल है, लेकिन ये लेवल आप जानते हैं कहीं से देखेंगे यही प्रश्न आपको इजी होते हैं, ठीक है ना। तो ये दिक्कत मत समझिए कि हम पीसीएस पढ़ रहे हैं, आईएएस पढ़ रहे हैं या ये लिखा है, कोई मतलब नहीं है, ये आपके लेवल के हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, आप लोग समझदार हो, ठीक है। तो देखो यमुना नदी से नहीं मिलती है कौन सी, 24 का ऑप्शन। देखो केन नदी मिलती है, ठीक है, बेतवा मिलती है, चंबल मिलती है, तो भाई कौन सी, सोन नदी। सोन नदी आपके बिहार के छपरा के पास आती है और गंगा पे मिल जाती है, कि जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाली एकमात्र नदी जो गंगा में यहाँ पर सम्मिलित होती है वो आपकी सोन नदी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है, चंबल में नहीं मिलती है, 25 का जवाब दीजिए, यहां पर सही जवाब कौन हो जाएगा। दिया गया है यहां पर क्षिप्रा नदी, फिर आपका दिया गया है कालीन सिंध, बेतवा और आपकी पार्वती, तो यहां पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा। तो देखो अभी चंबल में कौन सी मिली थी, चंबल में मिली थी अपनी बेतवा नदी, जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी आपकी यमुना में मिली थी, यमुना में, तो भाई साहब चंबल में तो हो ही नहीं सकती है ना। देखो बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है, तो भाई चंबल में कैसे मिल सकती है, सोच कर देखिए, आप लोग गलती जवाब दे रहे हैं भाई, ऐसी गलती क्यों कर रहे हो, जब आपको बता दिया गया है कि बेतवा नदी मिलती है यमुना नदी में, तो भाई चंबल की हो ही नहीं सकती, अभी हमने पढ़ाया,
तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, बेतवा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी मिलती है किससे मिलती है, बेतवा नदी जो मिलती है किससे मिलती है, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहां पर आपका बी। अब तो गलती मत करो मेरे लाल, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यमुना में। ठीक है, यमुना में ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो उत्तर वाहिनी है। उत्तर वाहिनी की अगर बात करते हैं तो अमरकंटक से, मतलब यहां पर देख सकते हो उत्तर की ओर, अभी हमने बताया कि उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। सोन नदी कहां से निकलती है, तो आपको पता है ये अमरकंटक की पठारे से, अमरकंटक की पठार से निकलती है और ये कह सकते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है और आपके कह सकते हैं कहां पर, तो बिहार में आपके छपरा के पास मिल जाती है। तो आपका जवाब यहां पर सी हो जाएगा, इसलिए से उत्तर वाहिनी नदी कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। देखो दिया है बाएं से नहीं मिलती है। अब आपसे अगर बोले कि भाई साहब ये दिशा है और एक आप कह सकते हैं चिंटू खड़ा हुआ है ना, ये चिंटू खड़ा है, बताइए इसका अगर पूछे कि बायां कौन है और दायां हाथ कौन है, अगर आप इस दिशा में जा रहे हो तो आप तो यही कहोगे ना कि इसका बायां ये है और इसका दायां ये है ना। आप बताइए कि गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती, बाएं मतलब क्या हुआ, बाएं मतलब कह सकते हैं कौन हुआ, ये वाला, यहां से नहीं मिलती है। कौन सी नहीं मिलती है, तो 28 का ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, डी। यहां पर सोन नदी, जो सोन नदी है वो इस साइड से जाती है, इस साइड से, तो आपका जवाब यहां पर डी हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। एक श्रेणी है, एक श्रेणी है जो यमुना नदी और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, ये श्रेणी कौन सी है। चलिए यहां पर आपका जवाब बनेगा ऑप्शन राइट आपका, यहां पर आपका कौन सा, बी, कैमूर पहाड़ी। कौन सी भाई, तो कैमूर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बनेगा बी, आपका कैमूर है। ठीक है, कैमूर श्रेणी है जो सोन नदी, जो आपके कह सकते हैं प्रायद्वीप भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, इसके बीच यहां पर निर्धारण करती है, जो कि पटना के पास गंगा में मिल जाती है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, मतलब कह सकते हैं जिस प्रकार से अभी हमने बताया कि गंगा नदी है, देखो गंगा नदी, देखो जल ग्रहण सब समझ सकते हो कि नहीं, समझते हो कि नहीं। जैसे मान लीजिए ये आपका गली है ना, गली है, अब क्या होता है आपका घर यहाँ बना, यहाँ भी बना, यहाँ बना है, यहाँ मोहल्ले में दूर दूर तक घर बना होता है और नाली जो जाती है यहाँ से जाती है। अब जब बारिश होती है तो यहाँ का भी पानी आता है, यहाँ से भी पानी आता है, यहाँ से भी आता है, सब इकट्ठा होकर कहाँ आता है, इस नाली में। तो जो ज्यादा एरिया घेरेगा वही उसी जल क्षेत्र ज्यादा होगा ना। तो इसमें से अगर बात करें तो 30 का ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, सोन नदी। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सोन नदी का जल क्षेत्र इन ऑप्शन के अनुसार सबसे ज्यादा है। देखते हो कहां से निकल कर कहां तक जाती है, वहां पर काफी दूर तक जाती है और कह सकते हैं काफी जल क्षेत्र इसका है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, यहां पर आपकी हो जाएगी कौन सी, सोन नदी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पर कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। आपके 25 प्रश्न हिस्ट्री के, 25 प्रश्न आपके ज्योग्राफी के, जो कि हमने आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ाया है और प्रयास करेंगे कि सिलेबस के अनुसार जल्द ही जल्द एक माह के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर। ठीक है ना, तो मिलते हैं नए वीडियो में और अगली क्लास जो है, ठीक है ना, धन्यवाद।